People, once again, welcome back to the second part of People Pratik and podcast. और फिर एक बार we have the most favorite Arjun Rana sir. So फिर एक बार sir, welcome back Thank to you, the Pratik part bhai. 2. So पहले part में हम सभी लोगों ने देखा था उनकी journey, how he came into the stand-up comedy industry and much more. So sir, into the second part, हम सभी ऑडियंस को ये जानकर लेना है कि सर आप जोक कैसे बनाते हो. आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रूशल थिंग्स, क्योंकि दूसरे को हंसाना इट टेक्स प्योर स्किल. हाँ, बट न्यूरो सर्जरी से आसान है और जो इंसान न्यूरो सर्जन है वो बहुत आसानी से कर देता है सर्जरी, क्योंकि उसको एक तो एजुकेशन मिला है उस फील्ड में, प्लस वो इतना प्रैक्टिस कर करके उसके हाथ सध चुके हैं. ओके. तो वैसे ही हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं अब कि अच्छा. ऑब्जर्वेशन सध चुकी है कि अगर कोई एक इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए हम ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, बाजार में हैं, कहीं भी हैं, कुछ घटना घट रही है, लोगों के लिए वो घटना है, हमारे लिए वो एक किस्सा हो सकता है, हमारे लिए एक एनेक्डोट हो सकता है. उस सिचुएशन में हम पार्टिसिपेंट भी नहीं है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो या तो अपने आप को या अपने दोस्त को किसी को तो पार्टिसिपेंट बना देंगे, वहाँ का एक पूरा उसके अराउंड स्टोरी रच देंगे. वो एक कीन ऑब्जर्वेशन है, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस से आ जाती है आपको. मतलब जैसे अच्छा. बाइक चलाना होता है, स्विमिंग होती है, Okay. करते करते आ जाती है ना, फिर उसमें मेहनत नहीं लगती. ओके. तो वैसा ही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अपने आप आ जाता है. अच्छा. तो वो चीज़, वो पार्ट अब डिफ़िकल्ट नहीं रहा. अब डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है कि उसको इस तरीके से लिखना कि किसी को बुरा ना लगे. ये ज़्यादा बड़ा इशू है आज की डेट में ये टास्क कि है. आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं. मतलब चलो एक पॉइंट आया था जहाँ पे ये कहा गया कि भाई किसी कम्युनिटी के बारे में जोक मत करो, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे. समझ में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं. फिर आया कि उन डीजे के ऊपर मत करो, वकील के ऊपर मत करो, प्रोफेशंस के ऊपर भी मत करो. चलो ठीक है, वो भी समझ में आता है लॉजिकली. मैं मोस्टली जोक्स यूज़ कर रहा, बनाते समय यूज़ कर रहा हूँ फिक्शनल कैरेक्टर्स, कि मेरी Okay. मेरी टीम के लोग, कोई बंदा ऐसा काम करता है, वैसा काम उसमें लोग बुरा मान जा रहे हैं कि हमारी टीम में भी एक है सुरेश करके, वो तो ऐसा नहीं अरे तो भाई मेरा वाला करता है यार. मैं उसके पूरे समुदाय को थोड़ी ना बोल रहा हूँ. तो बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में ऐसा जोक लिख पाना जो लोगों को हंसाए लेकिन किसी को बुरा ना लगे. वो डिफिकल्ट पार्ट है. ओके. सो मतलब इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है. सो वंस यू जस्ट जी. फ्रेम द कैरेक्टर्स, जी. तो आप कैसे करते हो, मतलब प्रैक्टिकलिटी में, कि आपको अगर है कल परसों शो या एक दो महीने के बाद, तो हाउ इट द प्रोसेस इज. तो हर किसी का अलग अलग होता है. कोई पूरा स्टूडेंट की तरह लिखता है, ये करता है. अच्छा. मेरा प्रोसेस ये है कि मैं नॉर्मली वॉक करने जाता हूँ ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे, या अगर वॉक नहीं कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आपके सेंसेस भले ही इन्वॉल्व हो बट दिमाग इन्वॉल्व ना हो. जैसे वॉकिंग में आपके पैर इन्वॉल्व हैं, बॉडी इन्वॉल्व है, बट दिमाग आपका गाना गा सकता है, सोच सकता है, एग्जैक्टली. राइट. ओके. तो वैसी एक्टिविटी करते दौरान मैं सोचता रहता हूँ कि क्या हुआ था, कोई इंसिडेंट था, अचानक से कुछ दिमाग में आ गया तो तुरंत फ़ोन निकाल के वॉइस नोट बना लिया अपना. अच्छा. ऐसे मेरे पास कम से कम तो 2-2,500 वॉइस नोट पड़े होंगे. ओह. उसके बाद फिर एक दिन बैठ करके उसको पूरा रिवाइज करते हैं. अच्छा ये क्या बोला था, क्या बोला था. उसमें से आधी चीज़ें तो वैसे ही फुद्दू होती हैं, वो निकाल देते हैं वो कि पता नहीं क्यों बोला था. जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं फिर उसको पेपर पे उतारते हैं, फिर पेपर पे उतार के उसके अराउंड लिखते हैं पूरा. उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जब बनता है तो उसको ओपन माइक में जा करके किसी शो में जाके परफॉर्म करते हैं, देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन क्या है. अच्छा. ऑडियंस के रिएक्शन के बेसिस पे उसमें और कटाई छटाई होती है कि अच्छा ये बेकार है, ये ठीक है, इसको रखते हैं, इसको डेवलप करते हैं. करते 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 मतलब ऑन एन एवरेज 1 मिनट का मटेरियल बनने के लिए लगभग 30 दिन लगता है. बाप रे. तो अगर आपको पूरा 1 घंटा लिखना है तो 1 घंटा मतलब कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक आपको लग सकता है अच्छा बनाने के लिए. गंदा तो आप आज ही लिख दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा बनाने के लिए आपको इतना समय लगता है. प्रैक्टिस करो, उसको इम्प्रूव करो, वैसे करके. तो मेरा वही सिंपल प्रोसेस है. पहले सोचो, सबसे पहले थॉट आना ज़रूरी है, फिर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स करो. ओके. और कई बार ऐसा ऐसा होता है कि जोक बहुत अच्छा है, आपको बहुत दिल के करीब है, बट वो समहाउ लाफ नहीं लेके आ पा रहा है. तो उसमें फिर डिलीवरी के वेरिएशंस ट्राई करते हैं. जैसे मेरा एक जोक है, वो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब पे. पूरे सेट का एक पार्ट है जिसमें कि सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन से लाफ आता है. पहले मैं उसको प्लेन बोलता था तो जोक अच्छा है बट लाफ नहीं आता था. अब मैं उसको थोड़ा सा वैसे वॉइस मॉड्यूलेट करके, थोड़ा वॉइस एक्टिंग करके बोलता हूँ, तो ओके. बहुत भयंकर लाभ आता है. ओके, जैसे कि सर वुड यू लाइक टू. जैसे कि मैं, वो एक्चुअली बहुत लंबे सेट का पार्ट है तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझाना मुश्किल हो जाएगा, बट मैं एक ऐसे बचपन की बात करता हूँ जिसमें कि मेरे पड़ोस में कोई लड़की रहती है और वो मुझे बहुत परेशान करती है. और वो लड़की जो है वो स्क्विंट आइज है, वो बहंगी है,
ठीक है, तो मैं भी छोटा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले रेफरेंस फ्रेम सेट किया कि अगर मैं उसको बहंगा बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी मुझे परेशान कर रही है, राइट। तो मेरा बोलना गलत नहीं है पहली बात तो, प्लस मैं छोटा भी हूँ, ये 25-30 साल पुरानी बात है, तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता हूँ मैं, तो पहले तो ये फ्रेम करना पड़ता है ना, वरना तो मैं किसी को बहंगी बोल दो लोग वैसे ही बुरा मान जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो सेट करता हूँ। उसके बाद मैं जब बोलता था कि जब ये बात मेरे पापा तक पहुँची, तो पापा ने का क्या रिएक्शन था, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि पापा का रिएक्शन होगा कि वो मेरे को धर के कूट देंगे, है ना, डांट देंगे कि आपके तुमने इसको क्यों बोला बहंगी, गलत बात है। बट पापा का रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने पहले उनको देखा, फिर मुझे देखा, फिर उनकी लड़की को देखा, तो मैं ऐसे ही बोलता था प्लेन, लाफ नहीं आता था। अब मैं बोलता हूँ कि पापा ने पहले उनको देखा, फिर मुझे देखा गुस्से से, फिर उनकी लड़की को देखा, सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेट करने से यहाँ पर लाफ आता है। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की को देखा, इसका मतलब है कि अब कुछ अलग अलग हो पापा रहा का रिएक्शन आने वाला है। सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेट करने से ये जोक मेरा चलता है। अच्छा, अगर आप प्लेन बोलते हैं तो नहीं मज़ा आता है somehow। यही मज़ा आता है। ओके ग्रेट यार, मतलब ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस। आपने अब तक कितने शोज किए सर टोटल? मैं भाई कम 500 के ऊपर तो कर चुका हूँ, सारे ओपन माइक्स वगैरह बाप सब रे। मिला लूँ तो। अगर सब अपने सिर्फ सोलो गिनूँ मैं, जो मैं 1 घंटे का अकेला करता हूँ, वो करीब 200 के ऊपर किए होंगे। बाप रे। सो सर ऑडियंस तो इतने आपने देखी है, सो व्हाट इज द वन थिंग विच यू लाइक अबाउट द ऑडियंस एंड फ्यू थिंग्स विच यू डोंट लाइक अबाउट द ऑडियंस? ऐसा होता रहेगा। हाँ, इंडियन ऑडियंस का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कि ये इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि अगर किसी को सर पे बिठाते हैं तो मतलब बिठा ही लेते हैं फिर उनकी गलतियां भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसा बहुत हमने देखा है होते हुए, राइट। है ना। लोग पब्लिक फोरम पे आकर के डिफेंड करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ कर जाते हैं, बट आप उनके उस अच्छे कंफर्टेबल प्यारे वाले जोन तक पहुँचे कैसे, वो एक चीज़ है जो सीखनी चाहिए हमको। राइट। और वो पहुंचना बहुत आसान है, आप उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आप जितना प्यार और रिस्पेक्ट उनको दोगे उतना ही वो आपको देंगे। बहुत प्यारे लोग हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी जल्दी नाराज़ भी नाराज भी होते हैं, और नाराज़ फिर offended ऐसा होते हैं कि वो उसके बाद फिर खत्म ही हो जाए। हाँ, ना कि सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जो है निस्ते नाबूद कर देंगे वैसा। बट फिर भी बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट। जो ट्रोल्स भी है, कितनी बार ऐसा, मेरे तो एक पहली बात, कमेंट्स पे ट्रोलिंग होती ही बहुत कम है मेरे कंटेंट पे। मैं अगर 100 कमेंट है उसमें शायद 1 या 2 होंगे जो ट्रोल करते होंगे। जो ट्रोल वो है जो बेसिकली बिना मतलब गाली लिख के जा रहा है, टाइम पास। उसने देखा भी नहीं वीडियो, बस लिख के जा रहा है, तो बहुत कम होता है। लेकिन मान लीजिए कभी होता भी है तो मेरी आदत है कि मैं मोस्टली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ। तो मैंने नोटिस किया ट्रोल्स को मैं जब रिप्लाई करता हूँ ना कि भाई ये बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, बट तुम बिना गाली के भी लिख सकते थे, तो एकदम ही वो ठंडे पड़ जाते हैं। अरे भाई सॉरी भाई, अगली बार नहीं लिखूंगा एकदम ही ठंडे भी पड़ जाते हैं। तो बहुत ही अजीब सी मिक्स्ड सी ऑडियंस है यहाँ की, गुस्से में भी हैं लेकिन प्यार से बात कर, उनको बेसिकली प्यार और इज्जत चाहिए, जो कि हर इंसान को चाहिए। कोई भी मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी, इतना सौ स्ट्रगल है उसकी लाइफ में, मेहनत कर रहा है अपना, मतलब पूरा जुगाड़ रहा है, खर्चा पानी, उसके बाद कोई उससे बदतमीजी से भी बात कर ले तो कैसे गवारा गुजरेगा। तो बस वही है फैक्टर मेरे हिसाब से। तो ग्रेट सर, ऐसा कभी हुआ है कि बहुत सारे हादसे होते हैं ऑन स्टेज ऑल्सो, जो आपको नहीं लगा कि ये जोक बहुत लोगों को पसंद आएगा, लेकिन दे एंजॉयड इट? तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस है जो आप बताना चाहोगे? पसंद आएगा लेकिन दे डिडंट एंजॉय इट, क्योंकि पसंद आएगा एंड दे एंजॉय, तो फिर तो एक्सपेक्टेशन से सही हो गई ना। हाँ ना, ऐसा एक मेरे को बहुत मतलब मनहूस किस्सा है, मैं अपने याददाश्त से भूल जाना चाहता हूँ भूल नहीं पा रहा हूँ। विमान नगर में एक शो हो रहा था और वो कुछ किसी विमेंस क्लब के लिए था, तो 40-50 महिलाएं थी वहाँ पे। और महिलाओं के शो में पहली बात तो जो भी कोई ऑर्गेनाइज़र है, प्रोड्यूसर है, उनको जिस भी आर्टिस्ट को बुला रहा है ना, उनको एक थोड़ा सा फिल्टरिंग करके बुलाना चाहिए। ओके। है ना, क्योंकि वो इट कैन गो आइदर वे। अगर महिलाएं मूड में होंगी तो क्या पता बहुत अच्छा चला जाए, उनका नहीं मन होगा तो बिल्कुल बेकार भी जा सकता है। उसमें मुझे क्योंकि पैसे मिल रहे थे तो मैं चला गया परफॉर्म करने, और हम मेरे अलावा 3-4 लोग और भी थे। मैं शायद दूसरे नंबर पर था, पहला जो बंदा गया काफ़ी ठंडा गया उसका, नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए क्यूरेटेड कंटेंट ही नहीं था हमारे पास, हम में से किसी के भी पास। और पूरे लाइनअप में 4 लड़के, अब बाप रे अब हम विमेंस डे पे शो करने जाए, 4 लड़के शो करने तो वैसे ही रिलेटेबिलिटी फैक्टर खत्म हो गया। हम में से 2 लड़कियां होती है एटलीस्ट,
नहीं, तो वो लड़का पहला वाला बहुत ठंडा करके गया। फिर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मैं तो, ये तो सब 20-25 साल के लड़के हैं, मैं तो थोड़ा बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, मेरा कंटेंट थोड़ा मैच्योर है, मैं पूरा समय बांध दूंगा, रुको तुम अभी, मैं जाता हूँ। और मैं जब गया तो मुश्किल से 30 सेकंड मैंने परफॉर्म किया होगा, फ्रंट रो के 5-6 महिलाएं उठ के जाने लगी। ओह, मैंने, क्या हो गया मैम, इतना ख़राब हो रहा है क्या? कहती नहीं नहीं नहीं, जा नहीं रहे हैं वो, आप अभी करोगे ना 5-10 मिनट? मैंने कहा हाँ, तो हम लोग वॉशरूम होके आते हैं। अरे बाप रे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खराब, दिमाग ही ख़राब हो गया। ऐसा ही एक और इंसिडेंट मेरे को अभी याद आया ये बताते हुए। ये पूना क्लब में एक शो था, वहाँ पे हम 3 लोग परफॉर्म करने वाले थे। पुणे के ही एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है मनीष पवार करके, और एक प्रदीप चौधरी, और मैं, हम तीनों जा रहे थे। हम तीनों मिल करके उस टाइम पे टोमेटो क्रंच कॉमेडी करके एक है, वो चलाते थे। तो उसी के थ्रू कोई इंक्वायरी आई थी कि उम्र दराज लोगों के लिए शो करना है, उम्र दराज सीनियर सिटीजन्स। तो जिस दिन शो था उससे 2 दिन पहले ऑर्गेनाइज़र का फ़ोन आया मनीष के पास कि यार शो पोस्टपोन करना पड़ेगा। उसने कहा क्यों? कहता क्योंकि ऑडियंस में से 2 लोग मर गए। तो हमें उस समय बहुत दर्दनाक लगी ये बात। मैंने कहा पोस्टपोन मतलब फिर तो कैंसिल ही हो जाएगा। नहीं नहीं, अगले हफ्ते करेंगे, कोई बात नहीं। मतलब उस पूरे ग्रुप में मर जाना थोड़ा नॉर्मल सा था, क्योंकि इतने एजेड थे वो लोग। हमें ये नहीं पता था इतने एजेड होंगे। हमें लगा 50-60 साल के होंगे सीनियर सिटीजन, वो काफ़ी एजेड थे वो लोग। उसके बाद जब अगले दिन हम लोग अगले हफ्ते जब शो करने पहुंचे तो देखा कि कोई, मतलब वैसे वो वॉकिंग वाला नहीं होता है, हेल्प करता है जो वॉक करने में, वो पकड़ के आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है। काफ़ी बहुत ज़्यादा एजेड लोग थे। उनमें से कई सारे लोगों को हियरिंग एड लगा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, उस टाइप का ऑडियंस था। एक आंटी जो थी वो 2 वहाँ पे हॉल हैं, एक हॉल ए, हॉल बी मान लीजिए। हॉल बी में इवेंट था, वो गलती से वॉकिंग स्टिक पकड़ पकड़ के वो हॉल, दूसरे हॉल में जाके बैठ गई। उनसे कहा कि मैम शो उधर पे है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, यहाँ करा दो। तो पूरा सेटअप दूसरे हॉल में चेंज हो रहा है कि नहीं, वो मैडम नहीं उठ। बाप रे, सच में ऐसा हुआ था? हाँ भाई, बहुत, मतलब हम लोग डर गए कि एक, चलो ठीक, औरतों के बीच में बॉम्ब होके आना अलग बात है, कॉलेज शो में बॉम्ब होना अलग बात है, कॉर्पोरेट में बॉम्ब होना अलग बात है, बट इनके सामने बॉम्ब हो गए तो मतलब कितना हमें नरक भी नसीब नहीं होगा यार। इनमें से कईयों का आखिरी शो होगा ये। और उसमें हम नहीं हंसा पाए तो बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए थे हम लोग। और हम तीनों को 1 घंटा निकालना था वहाँ पे, 1 घंटा कर लेते तो पैसा मिल जाता। तो डिसाइड हुआ तीनों 20-20 मिनट करेंगे, सबकी अच्छा। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले एक गया, प्रदीप गया, उसको 20 मिनट करना था, वो शायद 7 मिनट में गिव अप मार दिया उसने बाप रे। कि भाई हंसना छोड़ो, ये तो मतलब थूक दे रहे हैं मेरे मुंह पे। फिर दूसरा मुझे जाना था, मैंने कहा ठीक है, तेरा 13 मिनट बचा है, उसका आधा आधा हम लोग, हम 26-26 मिनट करेंगे हम दोनों। मैं गया, मैं भी कुछ 7-8 मिनट में गिव अप मार के आ गया कि बाप रे। इम्पॉसिबल हो रहा था उनको हंसाना, छोड़ो मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं था, बस बैठे हुए थे वो लोग। फिर थर्ड पे मनीष गया। मनीष थोड़ा सा वैसा आर्टिस्ट है, वो तो एंकरिंग भी जानता है, ओके। वो लोगों को इन्वॉल्व करना गेम्स में। अच्छा, ओके तो ओके। उसने फिर बाकी पूरा जो 35-40 मिनट था उसने वही सब करके कि किसके पास यहाँ पे 500 का नोट है बताओ मुझे। ये सब नौटंकी करके हमने शो किया। शो के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी कोई बुजुर्ग आदमी थे, वो आए धीमे धीमे चलते हुए हमारे पास पैसे लेके, हमें पैसे दिए उन्होंने। बट देते हैं, बोला बेटा बहुत घटिया था, ओ। बहुत घटिया, दोबारा कभी मत करना किसी के। बाप रे। भाई इतनी बेइज्जती। और पर हम लोग सोच भी रहे थे यार कि क्यों हमने लिया, जब हमें पता था कि बुजुर्ग लोग हैं, उनमें उनको हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं किसी भी शो की या किसी भी सेट की कि आप में से कितने लोग यहाँ पे टिंडर पे हैं। अब ये तो पूछने वाला सवाल है उनसे। तो बहुत ही बाप खराब था रे। भाई। सो ये ऐसे भी चीज़ें होती है। बिल्कुल। इट्स नॉट ऑलवेज ऑन अ ग्रीनर साइड। तो सर, जैसे हम लेट्स गो 25 इयर्स बिहाइंड, 90s 80s में, वो टाइम ऐसा था, वी कैन कॉल इट ए जॉनी लेवर की कॉमेडी, है ना? उनकी तो एक अलग ही लेवल की थी। फिर 2010 20, और फिर हम यूट्यूब पे देख रहे हैं कि उसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? भाई हर एक जनरेशन में जो भी कोई अपने चरम पर रहा है उसने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है ना? अब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर हमें पुरानी चीज़ें या तो मीडियोकर, बिलो एवरेज ऐसी लग सकती हैं, बट उस टाइम पे वो सर्वोपरि थे। जॉनी लीवर ने रूल किया, कोई रीज़न रहा उसका कि उन्होंने उस समय के जो प्रिवेलिंग ऑडियंस थी उनको टच कर दिया अच्छे से, है ना? तो इसीलिए उनको सना को बैठाया गया। और ये जो चेंज आ रहा है, ये आना भी ज़रूरी है, ये अनअवॉइडेबल है। पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जा रही है। मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको।
आप कभी 70s की 80s की ना वैसी बॉलीवुड की मसाला घरेलू पिक्चर जो होती थी ना, घर हो तो ऐसा, बीवी हो तो हाँ ऐसी, हाँ 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 हाँ। सौतन, सौतन की बेटी, ये सारी पिक्चरें देखिएगा, मुझे बहुत शौक है, बहुत देखता हूँ मैं। उसमें मतलब जितनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें हीरो कह जाता था, उतना आजकल बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग। राइट राइट एनिमल राइट। मूवी में मतलब धज्जियां उधड़ के रख दी रिव्यूअर्स ने कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, जूता चाटने बोल दिया एंड ऑल दैट। उस समय राजेश खन्ना की पिक्चर थी सौतन। उस समय उनका इशू ये था कि मेरी बीवी जो है ये घर से बाहर जाके काम क्यों करना चाहती है, बाप रे। इसका काम तो बच्चे पैदा करके घर संभालना होना चाहिए। और ये लेजिट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है कि हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लड़की विलन है। लेकिन उस टाइम पे हिट थी पिक्चर, हिट थी वो उस टाइम पिक्चर। पे वही शायद मेंटालिटी प्रिवेल कर रही होगी मे बी। अब हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आज नहीं बिहेव कर सकते, नहीं इट भी। हैज़ टू ग्रो समवेयर। तो ये ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जॉनी लीवर भाई ने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम पे। स्टैंड अप तो बेसिकली सबसे पहले शायद माइक पकड़ के जो बोलना है वो मेरे ख्याल से शायद जॉनी लीवर ने ही इंडिया में किया था, जब वो बॉलीवुड के शोज़ करने जाते थे, राइट फिलर राइट। परफॉर्मेंस देते थे। फिर वो टीवी वाले दौर में राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, इन सब लोगों ने बहुत उस दौरान में जो चीज़ें था लोगों को वो उन्होंने दिया है। कपिल शर्मा के बारे में लोग कहते हैं कि इनकी कॉमेडी वैसी ऑब्सीन होती है, ये खाली बॉडी शेमिंग करते हैं, ये करते हैं वो। अबे देख रहे हैं ना लोग, देख रहे हैं। जो चीज़ बिक रही है वही तो बेचेगा। लोग देखना बंद कर देंगे, वो अपने आप को करेगा, वो इम्प्रोवाइज़ करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, सब करेगा। जब तक तारक मेहता देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको क्या फ़र्क, वो बनाते रहेंगे। वो तो अब आप पिज़्ज़ा खाओगे तो डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाएगा, आप खाना बंद कर दो वो पराठे पे आएगा फिर वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही है, तो हर चीज़ की अगर ऑडियंस है तो आई डोंट थिंक कि उसको ऐसा ऑब्जेक्टिवली जज करना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। सब कुछ सही है किसी के लिए। किसी के लिए। ग्रेट सर ग्रेट। सर जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो एक सेंसर का इंफॉर्मेशन आता है, यू नो। सो क्या लगता है आपको कि ये प्लेटफॉर्म जो है जैसे यूट्यूब एंड ऑल, सोशल मीडिया वी कैन कॉल इट, इसके लिए क्या सेंसरशिप होनी चाहिए या कुछ आने वाली है? होनी चाहिए कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट आ सकती है भाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मूवी मेकिंग जो है बहुत ही वैसा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है उसका। हर कोई मूवी बना करके रिलीज़ नहीं करता। बना भी लीजिएगा तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लोगों तक पहुंचाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा जब तक आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, है ना, क्योंकि उसका एक लार्जर इम्पैक्ट है। वैसे ही अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट धीमे धीमे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले इतना एंटिसिपेट नहीं किया गया होगा शायद, इसलिए इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने नहीं। बट अभी हर गली के नुक्कड़ में एक यूट्यूबर घूम रहा है ना, उसके हाथ में माइक है, उसके फ़ोन में कैमरा है, वो कुछ भी बना के डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज तो कुछ भी बन रहा है। आप एक एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गिटार, पूरी ज़िंदगी मेहनत कर करके आप कंटेंट बना रहे हैं, और एक लड़का आकर के रैंडम गालियाँ दे के जा रहा है, राइट उसको राइट व्यूज़ मिल राइट रहा है। राइट राइट। तो कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए, चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उसकी वजह से हमारा काम भी इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, दैट्स अ सेकंड वो। बट आना इनएविटेबल है, ओके। आएगा तो है ही। ग्रेट ग्रेट सर। So, anyways, sir, we had a great time having you here at this P3 People Pratigan podcast. और भी चर्चा करेंगे जब मिलेंगे into the next series, into the next season of the P3. So once again, sir, thank you so much for being here. थैंक यू सो मच We had a प्रतीक great भाई। time. So sir के जो channels है, उनके social media handles है, we would be, you know, just pinning it down in the description box, so you can please visit all the handles, enjoy, हंसते रहो यार, you know, learn few more things from him. So thank you so much, sir, once again. थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू।